हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी अपनी जनवरी एग्जाम्स की जो तैयारी है एकदम बढ़िया चल रही होगी और आप लोग बढ़िया ढंग से अपना पूरा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कर रहे होगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी रिवीजन करने वाले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है AS12, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो एक बहुत ही छोटा और आसान अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरी 100% कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, मतलब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए चलेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस वगैरह आप बाद में अपनी बुक वगैरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट पार्ट पे आपको फोकस करना है। इस रिवीजन के दौरान मैं शॉर्ट नोट्स लिखता रहूंगा, तो आप चाहें तो मेरे साथ साथ उन नोट्स को लिख सकते हैं, ताकि उन नोट्स को, रिविजनरी नोट्स को आप बाद में रेफर कर पाए। चलिए जी, तो बच्चों बिना वक्त गवाए हम लोग फटाफट से शुरुआत करते हैं इस रिवीजन की। तो AS12, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट। तो इसमें पहली बात आती है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस जो मिलती है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ये जो असिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये असिस्टेंस इन काइंड भी हो सकती है या इन कैश भी हो सकती है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मदद मिलती है हमको, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। और वो मदद हो सकती है इन काइंड, मतलब कोई एसेट वगैरह दे सकती है गवर्नमेंट हमको, या प्योर कैश के फॉर्म में दे सकती है, मतलब हमें कैश वगैरह भी दे सकती है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट कोई असिस्टेंस यानी कोई ग्रांट वगैरह देती है, तो यहां पे वो कुछ कंडीशंस अटैच करती है। ठीक है, तो दिस असिस्टेंस जो दे रही है गवर्नमेंट, इट इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। राइट। दूसरी बात, अब यहां पे जब हम गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? तो गवर्नमेंट में बच्चों सब तरह की गवर्नमेंट आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज हो गई। ठीक है, या फिर कोई भी और सिमिलर बॉडी, या कोई भी और सिमिलर बॉडी। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल कोई अथॉरिटी वगैरह हो सकती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज, ये सब गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है, दूसरी बात, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। यानी कि आप गवर्नमेंट ग्रांट को कब अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना। तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला आप गवर्नमेंट ग्रांट तभी रिकॉर्ड्स कर सकते हो जब देर इज रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस किस किस चीज का रीजनेबल अश्योरेंस? पहला, कंप्लायंस विद अटैच्ड कंडीशन। यानी कि जो ग्रांट के लिए कंडीशन अटैच्ड है उसकी कंप्लायंस हो जाएगी, इसकी रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए इसका। एंड साथ साथ दोनों भी कंडीशन, मतलब दो कंडीशन है, दोनों भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि ग्रांट विल बी रिसीव्ड, ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगी। तो अगर आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस है, पहला क्या कि आप कंडीशन से, जो भी अटैच कंडीशन है उसका कंप्लायंस कर लेंगे, और इसका भी रीजनेबल एश्योरेंस है कि आपको ग्रांट एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा, तभी आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज यानी रिकॉर्ड कर सकते हो बुक्स में। कैसे रिकॉर्ड करना है इसकी चर्चा आगे होगी, लेकिन पहले यह पता होना चाहिए कि कब रिकॉर्ड करना है। तो कब रिकॉर्ड करने का मतलब होता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। दो कंडीशन याद रखनी है कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि कंडीशंस की कंप्लायंस हो जाएगी, दूसरा रीजनेबल एश्योरेंस है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो जाएगा, तब आप
गवर्नमेंट ग्रांट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर है, यहां पे एएस ने बोल रखा है कि mere receipt of grant, mere receipt of grant is not equal to satisfaction of condition। ठीक है, यानी कि जस्ट बिकॉज आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल चुका है दैट डजंट मीन कि उसके आपने अटैच्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है या रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर लोगे। दोनों भी बातों को आपको सेपरेटली देखना है, कंप्लायंस विद कंडीशन को और रिसिप्ट ऑफ ग्रांट को, दोनों को सेपरेटली देखना है, क्योंकि आगे आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में, आगे कभी कभी हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड भी करना पड़ सकता है, हमें गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो जस्ट बिकॉज आपको ग्रांट मिल गया दैट डजंट मीन कि आपने सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया या रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप सेटिस्फाई कर लोगे। दोनों को आपको सेपरेटली एनालाइज करना, राइट। अच्छा, उसके बाद एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस 12। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां पे ये एएस अप्लाई नहीं होता? पहला है गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। एग्जाम्पल हो गया जैसे टैक्स हॉलीडे, जैसे एग्जाम्पल हो गया टैक्स हॉलीडे। तो अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में ही अगर आपको असिस्टेंस मिल रही है तो ही आप गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में आओगे, तो ही एएस 12 में आप आओगे, नहीं तो नहीं आओगे। और दूसरा है गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ओनरशिप, बोले तो इक्विटी। तो अगर गवर्नमेंट आपकी ओनरशिप में पार्ट लेता है, आपकी इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करता है मानो, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होता, वो एएस 12 के परव्यू पे नहीं आएगा, राइट। तो बस ये आपको नॉन एप्लीकेबिलिटी पता होनी चाहिए कि गवर्नमेंट ग्रांट की एप्लीकेबिलिटी कहां नहीं होती, राइट। अच्छा, अब उसके बाद आपकी मेन बात आती है अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कि गवर्नमेंट ग्रांट की आपको अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। तो उसके लिए हम लोग ब्रॉडली अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को दो तरह की ग्रांट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है मॉनेटरी ग्रांट, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। जब मैं मॉनेटरी ग्रांट की बात करता हूं तो यहां पे फर्दर तीन बातें आती हैं। पहला है रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, दूसरा है रिलेटेड टू रेवेन्यू, तीसरा होता है इसमें प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मॉनेटरी ग्रांट का मतलब क्या है? जहां पे आपको सिंपली स्पीकिंग कुछ कैश वगैरह मिल रहा है, सीधी बात बोलूं, जहां आपको कैश में मनी फॉर्म में ग्रांट मिल रहा है सरकार से, उसका हम बोलते हैं मॉनेटरी ग्रांट। तो उस कैश फॉर्म के मॉनेटरी ग्रांट को हमने बेसिकली तीन तरह के ग्रांट्स में डिवाइड कर दिया। एक बोल दिया विच रिलेट्स टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, एक हमने बोल दिया रिलेटेड टू रेवेन्यू, एक हमने बोल दिया प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब जब मैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट की बात करता हूं तो नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब हो गया जो कैश में नहीं है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एसेट, यानी इन काइंड। जो हमने बोला था ना गवर्नमेंट ग्रांट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, तो यहां पे गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड के बारे में बात हो रही है, एसेट के फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पे फिर दो तरह की बातें हो सकती है। एक हो सकता है एसेट गिवन एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट, और दूसरा होता है एसेट गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो सस्ते दाम में आपको एसेट मिल गया
बिकॉज ऑफ कोई गवर्नमेंट की ग्रांट की कोई स्कीम होगी उसके तहत, या तो आपको एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल गया सरकार से, तो वो आपकी नॉन मॉनेटरी ग्रांट के अंदर कवर हो जाता है। और इसके अलावा आपको एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सीखनी होती है, दैट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। तो पूरे अगर मैं चैप्टर का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बोलूं, यही इन्हीं चीजों में घूमता है कि एक तो मॉनेटरी ग्रांट की ट्रीटमेंट क्या है, नॉन मॉनेटरी ग्रांट की ट्रीटमेंट क्या है, प्लस अगर रिफंड होता है, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट का रिफंड हो जाता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, यह आप कह सकते हो आपके पूरे चैप्टर का परव्यू बन जाता है। ठीक है, चलो तो पहली बात करेंगे हम लोग मॉनेटरी ग्रांट की। तो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, आप भी लिखते चलो साथ में, हो सकता है ये नोट्स आपको क्या पता बाद में हेल्प कर ले रिवाइज करने में, तो ये आप साथ साथ मेरे लिख भी सकते हो, चाहे तो बस मेरी बातों को सुन सकते हो। ठीक है, तो मॉनेटरी ग्रांट, तो इसमें हमने पहली बात बोली थी रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, यहां पर बच्चों दो अकाउंटिंग मेथड्स आप फॉलो कर सकते हो, दो मेथड्स यहां पे प्रिस्क्राइब्ड है, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो। पहला मेथड जो यहां पे होता है, पहला मेथड जो यहां पे होता है वो होता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट। यानी कि आपको अगर कोई ग्रांट मिला है, मॉनेटरी ग्रांट मिला है रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, तो आप सीधा सीधा क्या करो, अपनी एसेट की वैल्यू से उसको कम कर लो। तो यहां पे देखो काम कैसे होता है। फर्स्ट, जब हम एसेट खरीदते हैं तो हमारी सिंपल बचपन वाली एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो एकदम सिंपल एंट्री होती है जब हम एसेट परचेज करते हैं। उसके बाद हमें इस एसेट से रिलेटेड क्या है, ग्रांट मिल जाता है, ग्रांट। तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, हमें ग्रांट क्योंकि पैसों के फॉर्म में मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और इसको आप सीधा एसेट से कम कर लो। तो मानो आपने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा और आपको 80,000 का ग्रांट मिल गया, तो पहले आप 1 लाख के एसेट को खरीद की परचेज दिखा दोगे तो एसेट की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। फिर आप मानो 80,000 का अगर ग्रांट मिला है तो आप 80,000 से आप बैंक टू एसेट कर दोगे, तो इससे आपकी एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, कितने पे आ जाएगी, आपकी एसेट की वैल्यू 20,000 रुपीज पे आ जाएगी अपने। तो ये एक तरीका होता है जहां पे आप गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला है उसको आप अपने एसेट की वैल्यू से ही एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली क्या बातों का ध्यान रखना है, इस मेथड के अंदर क्या होता है, इस मेथड से हम लोग जो ग्रांट है, ग्रांट का जो इफेक्ट है वो पीएनएल में ही आता है। लेकिन किस फॉर्म में आता है, ग्रांट का इफेक्ट पीएनएल में नहीं आता, डायरेक्टली नहीं आता, वो इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन आता है। क्योंकि भाई अगर ग्रांट नहीं मिलता तो आप डेप्रिसिएशन 1 लाख पे लगाते, लेकिन क्योंकि अब आपको 80,000 का ग्रांट मिल गया तो अब आप डेप्रिसिएशन कम अमाउंट पे लगा रहे हो, तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो जाता है। तो इस फॉर्म में रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्म में आपका ग्रांट रिकॉर्ड होते हुए चलता है आपके पीएनएल यानी इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, तो यहां पे जो ग्रांट होता है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है या इसका इफेक्ट पीएनएल में आता रहता है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन के फॉर्म में आता है। और दूसरी बात, अगर जो गवर्नमेंट ग्रांट है ये इक्वल टू होल ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट है, यानी जितनी की कॉस्ट है एसेट की उतने का ही ग्रांट है, 1 लाख का की कॉस्ट थी, 1 लाख का ही ग्रांट मिल गया, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में क्या सर क्या करेंगे, 1 लाख से हम एसेट बढ़ाएंगे, 1 लाख से एसेट कम कर देंगे, तो वैसे तो एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि एसेट को 0 पे मत दिखाओ, मतलब 0 हो गई तो एसेट बुक्स में दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं लगेगा रीडर्स को कि भाई कोई एसेट भी है हमारे पास। तो उस केस में एएस ने बोला, उस केस में आप क्या एक काम करना, आप एसेट को शो करना एट नॉमिनल वैल्यू, उस केस में आप नॉमिनल वैल्यू पे एसेट को शो करना। नॉमिनल वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो सब्जेक्टिव है, ₹1, ₹10, ₹100, इस तरह की एक नॉमिनल वैल्यू को आप अपनी किताबों में एसेट को शो करते हुए चलना, ये बोला है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, ताकि पता रहे रीडर्स को कि भाई कोई एसेट एग्जिस्ट करता है, बट बस जस्ट बिकॉज हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिला हुआ है इसलिए वो एसेट की वैल्यू एज सच नहीं आ रही, तो आप एक नॉमिनल वैल्यू पे अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाते चलना। दिस इज मेथड 1, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड, मेथड 2।
मेथड टू, मेथड टू समझने के लिए आपको फर्दर जो एसेट है उसको दो तरह के एसेट में डिवाइड करना पड़ेगा। मेथड टू में हमें दो तरह के एसेट के बारे में बात करनी है। तो एक तो केस हो गया जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट रिलेट करता है टू डेप्रीशिएबल एसेट, यानी कि डेप्रीशिएबल एसेट के केस में अलग सिस्टम चलेगा। मेथड टू की बात हो रही है, मेथड टू में आपको बाइफरकेट करना है डेप्रीशिएबल एसेट और दूसरा नॉन डेप्रीशिएबल एसेट के केस में। अकॉर्डिंगली मेथड टू में एक गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल एसेट हो गया, एक रिलेटेड टू नॉन डेप्रीशिएबल एसेट हो गया। तो इसमें अगर डेप्रीशिएबल एसेट का केस है तो मेथड नंबर टू में क्या है, मेथड नंबर टू ने बोला कि आप जो गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है उसको दिखाओ एज डेफर्ड इनकम, डेफर्ड इनकम। यानी कि यहां पे एएस बोलता है आप एक तरफ से जो ग्रांट मिल रही है उसको क्रेडिट कर दो टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। अब इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का क्या होगा, इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या क्या होगा, तो इसको एएस ने बोल रखा है कि इसको आप अमोर्टाइज करो ऑन अ सिस्टमैटिक रैशनल बेसिस। तो ये कीवर्ड्स है, सिस्टमैटिक रैशनल बेसिस। जब भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा तो कोशिश करनी है कि ये कीवर्ड्स के साथ हम अपनी रीजनिंग लिखते चले, क्योंकि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोविजन लिखना पड़ता है केस स्टडी में, तो आप इस कीवर्ड्स को लिखते रहना। अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक रैशनल बेसिस ओवर यूजफुल लाइफ, ये बोला हुआ है हमारे एएस में, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग हो गया इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रीसिएशन, क्योंकि यहां पे डेप्रीशिएबल एसेट की बात हो रही है। तो डेप्रीसिएशन का जो एक्सपेंस आप बुक कर रहे हो हर साल, उसी रेशियो में, उसी प्रपोर्शन में आप इस डेफर्ड ग्रांट को पीएनएल में अमोर्टाइज करते रहना। ठीक है, अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है कि पीएनएल में इसको राइट ऑफ करते रहना, पीएनएल में इसको एज इनकम दिखाते रहना इन प्रपोर्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या हो जाती है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री तो वही होती है एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस एंट्री में तो नो चेंज। फर्क आने लगता है दूसरी एंट्री से, दूसरी एंट्री से कि गवर्नमेंट ग्रांट मिला तो क्या एंट्री करनी है इस वाले केस में। उस केस में बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, पैसा मिला है, लेकिन अब हम यहाँ टू एसेट नहीं कर रहे, हम इसकी एसेट की वैल्यू डायरेक्टली कम नहीं कर रहे, हम सीधा एक डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में इस अमाउंट को डाल देते हैं और इसको फिर हम लोग अमोर्टाइज करते हुए चलते हैं पीएनएल में। उसके लिए एंट्री होती है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, टू पीएनएल अकाउंट, और ये आता है इन रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन, इन रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन। ये हो गया डेप्रीशिएबल एसेट के केस में मेथड नंबर टू। और नॉन डेप्रीशिएबल एसेट के केस में मेथड नंबर टू क्या कहता है, बी लिख देते हैं, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट। तो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट के केस में क्या बोला, यहां फिर से दो केसेस बन गए, बाप रे बाप। तो मेथड नंबर टू में भसड़ ज्यादा होगी, यहां फिर दो केसेस बना दिए एएस ने। यहां पे एक उसने बोला, पहला केस बोला उसने कि जहां पे कंडीशंस जो अटैच्ड हैं, जो अटैच्ड कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी, यानी कंडीशंस जो भी अटैच थी ग्रांट के साथ वो फुलफिल्ड है ऑलरेडी। और दूसरा केस उसने बोला, दूसरा केस बोला जहां पे कंडीशंस नहीं फुलफिल हुई, नॉट फुलफिल्ड। तो अगर कंडीशन जो अटैच्ड है वो फुलफिल हो चुकी है तो एएस ने बोला कि सीधा सीधा जो ग्रांट मिल रहा है उसको क्रेडिट कर दो टू कैपिटल रिजर्व। उस केस में आप सीधा ग्रांट को कैपिटल रिजर्व पे क्रेडिट कर लो। ध्यान रखना ये नॉन डेप्रीशिएबल एसेट की बात हो रही है, नॉन डेप्रीशिएबल एसेट की। तो अकॉर्डिंगली क्या एंट्री हो जाएगी, एक एंट्री तो वही है, पहली एंट्री तो वही है जहां पर एसेट खरीदोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट खरीदने की एंट्री सेम रहेगी भाई हर केस में, मैं लिख रहा हूं बार बार बट अंडरस्टूड है। एसेट खरीदने की एंट्री नहीं बदलेगी, एंट्री बदलेगी जहां गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा होगा उसकी एंट्री बदल जाएगी। तो जब ग्रांट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हम क्या कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व।
ये अगर आपकी कंडीशंस जो अटैच्ड है वो फुलफिल हो चुकी है। और अगर कंडीशंस अटैच जो फुलफिल नहीं हुई है तो फिर यहां एएस ने क्या बोला, फिर बोला कि गवर्नमेंट ग्रांट को आप क्रेडिट करो वही इन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, यानी अगेन यहां पे आप इसको एज डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करो, डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करो। और इस डेफर्ड इनकम को बेसिकली आप वही फिर से अमोर्टाइज करो पीएनएल में, किस रेशो में, इन रेशो ऑफ कॉस्ट, इन रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ मीटिंग कंडीशंस सेम पीरियड। मतलब यहां ये इसने बोला अगर आपके अभी कंडीशन सेटिस्फाई फुलफिल नहीं करिए तो जितने पीरियड में अभी कंडीशन फुलफिल करोगे आप उसी पीरियड में अमोर्टाइज करो इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मीटिंग द कंडीशन। भाई कंडीशन मीट करने की जो भी कॉस्ट है उस रेशियो में आप इसको राइट ऑफ करो। तो एंट्री वही हो गई, देखो एंट्री वही होगी। एक हो गया एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट टू बैंक। फिर गवर्नमेंट ग्रांट मिलने की क्या एंट्री होगी, वही डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। लेकिन फर्क क्या है, क्योंकि अगेन ये केस तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट का चल रहा है, आप इसको राइट ऑफ तो करोगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू पीएनएल, इसको आप राइट ऑफ तो करोगे लेकिन किस रेशियो में, इन रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ मीटिंग एक्सपेंस, मीटिंग सॉरी कंडीशंस, कंडीशंस। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स एसेट। तो जैसे कि हमने बोला दो मेथड्स है, मेथड वन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहां कोई बाइफर्केशन नहीं, डेप्रिशिएबल एसेट, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, कंडीशन फुलफिल्ड, नॉट फुलफिल्ड, सीधा सीधा पहले उसमें हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट को एडजस्ट कर देते हैं अपनी वैल्यू ऑफ एसेट से। लेकिन दूसरी कंडीशन में या दूसरे मेथड में रादर भसड़ है, डेप्रिशिएबल एसेट की अलग ट्रीटमेंट होती है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की अलग ट्रीटमेंट होती है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में फर्दर फिर चेक करना पड़ता है क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है, फुलफिल्ड है या कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है, अकॉर्डिंगली हमारी यहां अलग अलग ट्रीटमेंट चलती है। तो ये हो गई हमारी बात गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट। अब गवर्नमेंट ग्रांट जहां रिलेट करता है टू रेवेन्यू, दूसरी बात हम लोग मॉनेटरी ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू, रिलेटेड टू रेवेन्यू मतलब मान लो कोई एक्सपेंस के अगेंस्ट है, कोई एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट मानो मिल रही है आपको, तो फिर क्या करना है, तो यहां थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ट्रीटमेंट, ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा बोला एएस ने कि आप क्रेडिट करो पीएनएल में एज इनकम। और अगर वही आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हो अपना पीएनएल तो वो अदर इनकम के अंदर आ जाएगा, क्रेडिटेड टू पीएनएल। ठीक है, या फिर एएस ने एक और ऑल्टरनेटिव दिया कि आप रिड्यूस कर लो फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। तो मानो कोई एक्सपेंस का आपको रीइंबर्समेंट मिल रहा है तो उस एक्सपेंस से आप इसको कम कर लो, तो दोनों भी ट्रीटमेंट आपकी ओके है। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, सीधी सीधी बैंक अकाउंट डेबिट, ग्रांट मिल रहा है बैंक में, या तो आप इसको इनकम में दिखा दो अदर इनकम, या फिर आप रिलेटेड एक्सपेंस में इसको क्रेडिट कर दो, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात ओके हो गई। फिर हो सकता है जो आपको ग्रांट मिल रहा है वो रेवेन्यू नेचर का ही है लेकिन वो एक साल से ज्यादा को कवर कर रहा है, एक साल के मानो ज्यादा खर्चों को कवर कर रहा है। कोई सैलरी का मानो आपको रिइंबर्समेंट मिल रहा है लेकिन वो एक साथ मिल रहा है आपको, मोर देन 1 ईयर से वो पर्टेन करता है, तो उस केस में क्या हुआ, तो इस केस में क्या होगा, तो अगर जो ग्रांट आपको रिसीव हो रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो फिर एएस ने बोला कि इस केस में फिर ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना इन पीएनएल ओवर सच ईयर्स ऑन एसएलएम बेसिस, स्ट्रेट लाइन बेसिस, मतलब जितने सालों का आपको मिल रहा है ग्रांट उतने सालों में बराबर बराबर आप पीएनएल में इसको रिकॉग्नाइज करते रहना। रिकॉग्नाइज ऐसे ही करना है, रिकॉग्नाइज करने का तरीका यही है, लेकिन पूरा का पूरा ग्रांट एक साल में नहीं करना, जितने सालों के लिए ग्रांट मिला है उतने सालों में एसएलएम बेसिस में इसको आपको रिकॉग्नाइज करना। बात समझ में आ गई। और अगली बात
फिर एस ने एक और स्पेशल पॉइंट है, मुझे लगता नहीं वो एग्जाम में आएगा, ज्यादा आता नहीं एग्जाम में, बट पता होना चाहिए। अगर जो ग्रांट जो आपको मिला है, रिसीव हुआ है, वो कोई स्पेशल नेचर का है, कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस या लॉसेस ऑलरेडी इनकर्ड, ऑलरेडी इनकर्ड, या फिर टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। कोई मानो भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से आपका कोई भयानक नुकसान हो गया, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, स्कीम निकाली कि भाई बाढ़ की वजह से जितने का जो जो लॉस हुआ है, जितना भी लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट हम इतना कंपनसेशन दे देंगे। तो उस स्कीम के अगेंस्ट आपको कुछ कंपनसेशन मानो मिल गया, इस तरह का है कुछ। ठीक है, तो फिर इसको भी क्या करना है, इसको एएस ने बोला क्रेडिट करना है पीएनएल में ही, लेकिन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एएस पाई में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम दिखाते हैं, उसके अंदर इसको हमको यहां पे शो करना है, आएगा पीएनएल में, बट एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बस ये याद रखना है कि इस केस में आएगा एज अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, तो दिस इज गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू। ठीक है, मॉनिटरी ग्रांट की बात हो रही थी। और तीसरा जो मॉनिटरी ग्रांट था आपका, तीसरा वो था प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो पहली बात, आईसीआई जो क्वेश्चन बनाता है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का, वो लिखता क्या है, तो आप एग्जाम्पल फॉर्म में याद रखना, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। इस लैंग्वेज में आईसीआई जनरली पूछता है कि कुछ सरकार से सब्सिडी मिली कोई यूनिट वगैरह सेटअप करने के लिए कोई नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में, तो ये होता है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का केस। यही आईसीआई जनरली डालता है और बहुत बार डाल चुका है आईसीआई अपने एग्जाम क्वेश्चंस में, तो वो यही डालता है। तो आपको इससे आइडेंटिफाई कर देना है कि ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। ठीक है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें नो रीपेमेंट इज एक्सपेक्टेड, कि जो कंट्रीब्यूशन कर ली सरकार ने वो रीपे नहीं करना हमको। ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं, या रादर एएस ने बोला कि इसको एज अ कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करो, तो सीधा सीधा दिस इज टू बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। इस केस में आप कैपिटल रिजर्व में इसको क्रेडिट कर देना। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है, और यहीं से क्वेश्चन आता भी है केस स्टडी बेस्ड का, तो मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो जो क्वेश्चन आता है वो यही होता है कि वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का केस होता है, और बोलता है क्वेश्चन की कंपनी ने बोल रही है या प्रपोज करी है, ऐसा किया कि उन्होंने इसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या कंपनी ने सही किया? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटलिज्म में क्रेडिट होता है, अकॉर्डिंगली इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये आपको बताना होता है। और अगर जनरल एंट्री आपको सीखनी है तो एंट्री में कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, सीधी सीधी एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये इसकी एंट्री होती है। तो ये हो गई बच्चों मॉनेटरी ग्रांट की बात। ठीक है, तो मॉनेटरी ग्रांट आई होप सो ओके हो गया होगा। दूसरा है आपका, दूसरा होता है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। तो यहां हमने दो केसेस बोले थे। पहला था जहां पे एसेट है गिवन एट कंसेशनल रेट, सस्ते दामों में कुछ कंसेशनल रेट पे आपको एसेट मिल गया सरकार से, खरीदा आपने एसेट नो डाउट, लेकिन वो कंसेशनल रेट में मिला। तो यह बहुत ही आसान केस है बच्चों, आपको सीधा आपको एसेट को रिकॉर्ड करना है एट एक्विजिशन कॉस्ट, यानी कि यहां कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं, आप सीधा एसेट की परचेज ही दिखाओगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
जिस भी कॉस्ट पे, जो भी रेट पे आपको मिला एसेट, उस रेट पे आप इसको दिखा दोगे एट एक्विजिशन कॉस्ट। मानो वैसे 1 लाख का एसेट था, फेयर वैल्यू मार्केट में 1 लाख की थी, लेकिन आपको वो 50% डिस्काउंट में मिल गया सरकार की कोई स्कीम के तहत। आपको 1 लाख का एसेट 50,000 पे मिल गया, तो आप एसेट की परचेज 50,000 पे दिखाओगे। 1 लाख का दाम उसका एक्चुअल फेयर वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, इससे कोई मतलब नहीं। जितने वैल्यू पे एक्चुअली आपने मिला, आपको मिला एसेट, जितने पे आपने खरीदा, उसी पे आप इस एसेट को परचेज करके दिखा दोगे। सीधी बात है, सीधा सीधा ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो बचपन में पढ़ते थे उसका एप्लीकेशन है। एक्चुअल जो आपको कॉस्ट पड़ रही है, उस कॉस्ट पे आप एसेट को रिकॉर्ड कर देना। तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसलिए अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई एज पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट है वो यहां पे है, जहां पे एसेट आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल गया, गिवन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मुफ्त में एसेट मिल गया तो क्या करना है? तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको अगेन वही जो बात हम पहले भी कर चुके हैं, हम उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे या शो करेंगे बैलेंस शीट में एट नॉमिनल वैल्यू, है ना। जस्ट लाइक जो आपका ऊपर आया था केस, जब रिलेटेड टू हमने स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट बोला था कि भाई जितने का एसेट है उतने की ग्रांट मिल गई, तो उस केस में हम एसेट को नॉमिनल वैल्यू पे शो करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपको इसको शो करना है। अगर जर्नल एंट्री वैसे आती ही नहीं इसकी, अगर जर्नल एंट्री करनी है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में, सॉरी नॉमिनल व्यू वैल्यू पे शो करने के लिए ये एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। या हम लोग इस एंट्री में ये नॉमिनल वैल्यू डाल देते हैं, है ना। नॉमिनल वैल्यू ऑफ कोर्स डिफाइन नहीं है इसमें, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एक 1 रुपी, इट कैन बी 10 रुपी, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी, राइट? ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है, जो आईसीआई बहुत पूछता है, दैट इज रिफंड ऑफ ग्रांट की ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होता है, जो एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पार्ट है, दैट इज रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। रिफंड ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, जो ग्रांट मिला था किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मॉनेटरी ग्रांट हो चाहे वो नॉन मॉनेटरी ग्रांट हो, वो जो आपको मिला था उसका आपको क्या करना है। ठीक है, जनरली वैसे मॉनेटरी ग्रांट का रिफंड होता है, क्योंकि पैसे हमें वापस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली यहां पे ग्रांट जो रिफंड करना पड़ता है हमको, रिफंडेबल हो जाता है, वो होता है ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अटैच्ड कंडीशन। यानी जो कंडीशन अटैच थी उसका आपने कुछ उल्लंघन कर दिया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में गवर्नमेंट ग्रांट आपको रिफंड करना पड़ता है। और इस रिफंड को हम ट्रीट करते हैं, इज ट्रीटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगेन इसको हम AS5 के तहत एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी होती है हमको, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार आ जाता है एग्जाम में, लेकिन है बहुत ही इजी अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट आता है तो वही सारी हमें फिर से बाइफरकेशन करनी है कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट करता है, रिलेट करता है रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट। ठीक है, तो बेसिकली हमें ग्रांट, देखो रिफंड करने का मतलब है हमें पैसे वापस करना है, हमें ग्रांट का रिफंड करने का मतलब हो गया कि हमें पैसे वापस करने, मेन बात ये है। ठीक है, तो अगर हमने यहां पे मेथड 1 फॉलो करा था, मेथड 1 याद है क्या था, स्पेसिफिक एसेट के केस में मेथड 1 था जहां हमने एसेट को, सॉरी ग्रांट को अपने ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट से डिडक्ट कर रखा है, एडजस्ट कर रखा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपने मेथड 1 फॉलो कर रखा है तो आपने क्या एंट्री कर रखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो अब जब आप उसी ग्रांट को रिफंड करोगे, या जो भी अमाउंट आप रिफंड करोगे, तब उसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी, दैट इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें रिफंड अमाउंट आएगा भाई, हो सकता है पूरा ही ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा हो सकता है पार्शियल रिफंड हो, जितना भी रिफंड का अमाउंट है वो बताया होगा आपको, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एसेट टू बैंक उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इस एंट्री को करते ही आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी,
तो यहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोला कि जो अब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे वो लगाओगे ऑन रिवाइज्ड बुक वैल्यू प्रोस्पेक्टिवली, मतलब बैकडेट से नहीं करना, बैकडेट से अपनी डिप्रिसिएशन को एडजस्ट मत करना। जिस दिन रिफंड हो गया उस दिन आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो अब जो नई वैल्यू आ गई एसेट की, आप उसकी उसी को रिवाइज बुक वैल्यू मान के उसी पे आप अपनी डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। बची हुई जो भी यूजफुल लाइफ है उस पे आप अपनी कंटिन्यू रखोगे। यानी पुरानी जो डेप्रिसिएशन लग गई, जितनी भी लग गई, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस प्रोस्पेक्टिवली आप नई वैल्यू निकालो एसेट की कितनी हो गई, उसको डेप्रिशिएट कर दोगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में। जनरली वो एसएलएम का केस होता है भाई, आपकी नई बुक वैल्यू आ जाती है डिवाइडेड बाय जो भी आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है वो कर लेना, तो आपकी जो है क्या कहते हैं आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट फ्यूचर का आता रहेगा। या अगर रेट दे रखा है डेप्रिसिएशन का तो रिवाइज बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन का रेट लगा लेना, तो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो फ्यूचर डेट का आता रहेगा। बस सीधी बात है, प्रोस्पेक्टिवली रिवाइज बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, ये तो हो गई बात गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक एसेट जहां पे हमने मेथड नंबर 1 फॉलो करा था। अगर सर हमने मेथड 2 फॉलो करा था, अगर जो हमने मेथड 2 फॉलो करा था, तो मेथड 2 में क्या था? मेथड 2 में प्रीडोमिनेटली स्पीकिंग हमने अपने ग्रांट को एज अ डेफर्ड ग्रांट ट्रीट किया था, हमने उसको डेफर कर दिया था। तो हमने कुछ ना कुछ अमाउंट अपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल दिया था, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल दिया था। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करते वक्त हमें अपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है, क्योंकि हमने क्या सीखा था कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हम अमोर्टाइज करते रहते, खत्म थोड़ा थोड़ा करके खत्म करते रहते हैं। तो रिफंड के टाइम पे जितना भी अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट बचा हुआ है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में, उतने अमाउंट का हम डेबिट कर देंगे। तो बेसिकली डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट को खत्म करना है, उसके बैलेंस को पूरा खत्म कर देना है। ठीक है, टू बैंक, भाई रिफंड हो रहा है तो टू बैंक होगा ही भाई। देखो मैंने बोला कैश में रिफंड होगा, और अगर इस एंट्री में कुछ बैलेंस बच गया, डेबिट में ही बचेगा, तो वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा बैलेंस। बात समझ आ गई? तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जितना भी बैलेंस बचा है अनअमोर्टाइज्ड, उसको डेबिट करो। टू बैंक जितना एक्चुअल रिफंड का अमाउंट है, और बैलेंसिंग फिगर जो है वो पीएनएल अकाउंट में आपकी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर हमने अपने गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर रखा है, तीसरी बात जहां पे हमने गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट किया है इन कैपिटल रिजर्व, वो कहां कहां किया था? एक तो मेथड नंबर 2 में करा था, एक तो मेथड नंबर 2 में करा था जहां पे कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड थी, फुलफिल्ड थी नॉन डिप्रिशिएबल एसेट के केस में, वहां हमने कैपिटल रिजर्व में किया था। और दूसरा हमने प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के केस में कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया था। बात याद आ गई? तो उस केस में आपको क्या एंट्री करनी है? तो अब कुछ नहीं, बहुत आसान है भाई। जब हमने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया गवर्नमेंट ग्रांट को, तो क्या एंट्री करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, उसकी रिवर्स एंट्री कर दो, उसकी रिवर्स एंट्री कर दो। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफ कोर्स जितना रिफंड हो रहा है वही आएगा भाई, एक्चुअल ग्रांट का अमाउंट नहीं आएगा, रिफंड देखना है कितना रिफंड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो दो केसेस में, या तो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में, या तो जहां पे आपने स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट है ना, मैंने यहां पे स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट को हेडिंग डाली थी, तो इसको भी हम अलग कर देते हैं, यही लिख देते हैं सेम इन केस ऑफ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो चाहे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो, चाहे फिक्स्ड एसेट का केस हो, अगर आपने कैपिटल रिजर्व में डाल रखा था गवर्नमेंट ग्रांट को, तो आप बस उल्टी एंट्री कर दोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जहां पे हमारा जो गवर्नमेंट ग्रांट था, मैं बी लिख देता हूं, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के केस में क्या किया था हमने? रेवेन्यू के केस में बेसिकली जो इफेक्ट था पीएनएल में डाला था, और अगर रेवेन्यू वाला केस था जहां पे वो मोर देन 1 ईयर से रिलेट करता था, तो हमने उसको गवर्नमेंट डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में उसको क्रेडिट कर रखा था। तो अगर रिलेटिंग टू रेवेन्यू का केस है तो बड़ी सीधी बात है, अगर जो आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में पैसा डाल रखा है ग्रांट का, वो तभी डाला था जब वो रिलेट करता था टू मोर देन 1 ईयर, तो उसका अगेन जो बैलेंस है
जो अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है वो ले लेना। 2, बैंक जितना भी आपको रिफंड करना पड़ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर जो भी है इसकी वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाए। तो क्रक्स से है भाई, जब भी आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में डाल रखा है, चाहे रेवेन्यू के केस में डाल रखा हो, चाहे स्पेसिफिक फिक्स एसेट के केस में डाल रखा हो, अगर आपने डाल रखा है तो उस केस में आपको डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट के बैलेंस को पूरी तरह से डेबिट करना है, खत्म करना है, बेसिकली जीरो करना है, तो वो डेबिट हो जाएगा। जितना रिफंड है वो तो टू बैंक में जा ही रखा है, और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाती है। ठीक है जी, तो ये था आपका पूरा ES नंबर 12, दैट इज गवर्नमेंट ग्रांट, जिसमें आपको गवर्नमेंट ग्रांट को मिलने की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना पड़ रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होती है वो आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों इस रिवीजन वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और आपका एक बढ़िया ढंग से कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगली रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।